नमस्कार। चलिए, तो हमने देख लिया था धारा 90 तक का, जिसे निरसित कर दिया गया था। आज हम देखेंगे धारा 91 से लेके धारा 117 तक। आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे अध्याय 4, ठीक है, जिसमें हमने धारा 90 तक देख लिया था, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 156 और अनुसूची 5 के द्वारा निरसित कर दिया गया है। धारा 91 अगर देखा जाए तो वह बताता है कि वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकेंगे कौन कौन होंगे। इसका मतलब है कि वाद ला सकने वाले व्यक्ति का वर्णन धारा 91 में किया गया है। धारा 92 प्रत्यासन को बताता है। प्रत्यासन क्या होता है? धारा 91 में वर्णित कोई भी व्यक्ति, यानी कि वाद लाने का अधिकार किसके पास होगा? बंधनकर्ता के पास होगा। अगर बंधनकर्ता के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति वाद लेकर आ सकता है, उसका वर्णन धारा 91 में किया गया है। और वे व्यक्ति जो बंधनकर्ता के अलावा या सहबंधनकर्ता बंधक के अधीन संपत्ति को छुड़ाने पर उस बंधककार के समान अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, इसका वर्णन धारा 92 में किया गया है। इस अधिकार को प्रत्यासन या प्रत्यायन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद धारा 93 आबंधन का प्रतिषेध को बताता है, यानी कि कोई भी बंधककार जो पूर्व के बंधक को चुकाता है, यानी कि जो पहले बंधन ऋण दिया गया था उस पैसे को चुकाता है, चाहे उसे मध्यवर्ती बंधक की सूचना हो या नहीं हो, तो उसे अपनी मूल गिरवी प्रतिभूति के संबंध में कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भी नहीं, तो आप सिर्फ इसको एक बार पढ़ लीजिए कि अगर 100 में से एक प्रश्न बन भी जाए तो आपके लिए आसानी हो। धारा 94 मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार को बताता है। और धारा 95 मोचन कराने वाले सहबंधनकर्ता का व्यय पाने का अधिकार, इसके बारे में बात करता है। अगर धारा 94 के बारे में बात करें तो एक मध्यवर्ती बंधकदार को अपने वाद को गिरवीदारों के विरुद्ध वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो उसे बंधककर्ता के विरुद्ध प्राप्त होंगे। बाद में जितने भी गिरवीदार आते हैं तो मध्यवर्ती बंधकदार को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो बंधककर्ता के विरुद्ध उसे प्राप्त थे। ठीक है। धारा 95 की अगर बात करें तो यदि कोई बंधककर्ताओं में से कोई एक बंधक संपत्ति का मोचन कराता है तो वह अपनी मोचन से संबंधित उचित खर्चों का अनुपातिक भाग अन्य बंधककर्ताओं से वसूल सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए कि किसी संपत्ति को कुछ सदस्यों ने मिलकर गिरवी दिया था। ABCD कुछ सदस्य हैं जिन्होंने संपत्ति को गिरवी दिया और कुछ ऋण लिया, तो ये जो ऋण गया होगा वो इन सभी में इनके हिस्सों के अनुपात में बट गया होगा। अब कोई एक व्यक्ति इस संपत्ति को छुड़ा लेता है तो इसने पैसे दिए होंगे। अब यह व्यक्ति अपने हिस्सों के अनुपात में इन सभी से उन पैसों के व्यय की मांग कर सकता है। इसका वर्णन हमें धारा 95 में मिलता है। धारा 96 हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधन से संबंधित है। धारा 97 आगमों का लागू होना से संबंधित है। देखिए, इनसे डायरेक्ट प्रश्न ही बन सकते हैं, इनके अंदर कोई प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं ही नहीं, इसलिए आप सिर्फ इन बातों को याद रखिए कि किस धारा में किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। वैसे ही धारा 98 विलक्षण बंधकों के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व। विलक्षण बंधक से तात्पर्य ऐसे बंधकों से है जो सामान्य नहीं होते, जो सामान्य नियमों से परे होते हैं या जो बहुत सारे नियमों से मिलकर बने होते हैं या बहुत सारे नियमों को फॉलो करते हैं। ऐसे बंधक विलक्षण बंधक कहलाते हैं और उनके बारे में जो अधिकार और दायित्व हैं उसका वर्णन धारा 98 में मिलता है। धारा 99 को निरसित कर दिया गया है, वही 1908 वाले अधिनियम से। अब धारा 100 जो भार को बताता है। भार की परिभाषा क्या होती है? जब किसी व्यक्ति की अचल संपत्ति किसी दूसरे को पैसे देने के लिए गारंटी बना दी जाती है या गारंटी बनाकर दी जाती है, लेकिन वह बंधक नहीं होती, तो उसे भार कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अब भार और बंधक में
फ़र्क क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, भार में संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता, जबकि बंधक में संपत्ति का स्थानांतरण या हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, यह सिर्फ गारंटी के रूप में रहती है संपत्ति, लेकिन इसे मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता। धारा 101 पार्श्विक विलंगम के विद्यमान होने पर विलय न होना से संबंधित है। यदि कोई बंधककार या प्रभारधारी बाद में उन संपत्ति को खरीदता है जो उसका पहले या बंधक या प्रभार नई संपत्ति के साथ विलय नहीं होता, तब तक कि वह स्वयं ऐसा ना करे। यानी कि मान लीजिए कि दो संपत्ति है जिसे किसी ने गिरवी रखा है। ठीक है, अगर यह व्यक्ति इनमें से किसी संपत्ति को खरीद लेता है तो इस संपत्ति का विलय दूसरी संपत्ति में तब तक नहीं होगा जब तक कि इसके लिए कोई नियम या कदम ना उठाए जाएं। ठीक है, धारा 102 अभिकर्ता पर तालीम या उसकी निविदा से संबंधित है। धारा 103 संविदा करने के लिए अक्षम व्यक्ति को या उस द्वारा सूचना इत्यादि, इन सभी के बारे में वर्णन धारा 103 में मिलता है। अब अक्षम व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे व्यक्ति जो किसी नियम को बनाने में या कानूनी रूप से सक्षम नहीं है, यानी कि कोई अल्पायु व्यक्ति है जो किसी संविदा या निविदा का निर्माण नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो कानून या नियम या निविदाएं या संविदाएं होंगी वह उनके संरक्षकों द्वारा दी जाएंगी या की जाएंगी, जैसे अभिभावक या परिवारजन या माता पिता। अगर उसके संरक्षक नहीं है तो इसके लिए उपयुक्त न्यायालय में आवेदन कर किसी को संरक्षक बनाया जा सकता है। धारा 104 नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। यहाँ पर हमारा अध्याय 4 समाप्त होता है। इसके बाद अध्याय 5 देखेंगे जो स्थावर संपत्तियों के पट्टों के विषय में संबंधित है, जिसमें 105 में पट्टे की परिभाषा दी गई है। साथ ही साथ पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम और भाटक, इन सभी की परिभाषा हमें 105 में मिलती है। 106 लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुल पट्टों की कालावधि, इसके बारे में वर्णन 106 में मिलता है। यानी कि मौखिक रूप से कोई संविदा की जाती है तो उसकी अवधि कितनी होगी या किस आधार पर निर्धारित होगी, इसके बारे में वर्णन 106 में मिलता है। 107 हमें यह बताता है कि पट्टे कैसे किए जाते हैं। 108 पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्वों के बारे में बताता है, जिसमें कई अधिकार और दायित्व हैं, जैसे किसी से कोई बात ना छुपाना। पट्टेकर्ते का अधिकार है कि वह पट्टेदार को वे सभी बातें बताए जिन्हें वह तो जानता है लेकिन पट्टेदार अनभिज्ञ है, इत्यादि। 109 पट्टाकर्ता के अंतरिति के अधिकार से संबंधित है। यदि पट्टेदार संपत्ति को किसी अंतरिति को हस्तांतरित कर देता है तो अंतरिति को तब तक तब तक पट्टेदार के सभी अधिकार मिलेंगे जब तक वह संपत्ति का स्वामी रहता है। 110 उस दिन का अपवर्जन जिससे अवधि का प्रारंभ होता है। उस दिन के अपवर्जन से तात्पर्य है कि अगर किसी विशेष दिन को किसी पट्टे की अवधि निर्धारित या प्रारंभ दिन माना जाता है तो उस दिन को छोड़कर शेष दिनों से उस पट्टे की अवधि को काउंट किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि अगर कोई पट्टा 1 अप्रैल से चालू होता है, ठीक है, तो इस 1 अप्रैल को छोड़कर जो 1 साल की अवधि है वो 2 अप्रैल से मान लीजिए 2024, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 तक होगी। इस 1 अप्रैल की तिथि को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई विशेष तिथि नहीं होती है, कोई विशेष तारीख नहीं निर्धारित की जाती है, तो जो पट्टे की अवधि है वो उस दिन को मानकर की जाएगी। ऐसा नियम इसलिए बनाया गया ताकि जो कालावधि या कितनी अवधि के लिए पट्टा होगा, इस चीज़ों की दुविधाओं से या किसी विवादों से बचा जा सके। धारा 111 पट्टे का पर्यवसान या समाप्ति से संबंधित है। 112 संपहरण का
अधित्यजन यानी कि उस संपहरण की अवधि का अधिक होना या उसे बढ़ा दिया जाना, इससे संबंधित है 112। 113 छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन से संबंधित है। 114 भाटक का संदाय न करने के कारण संपहरण से मुक्ति से संबंधित धारा है 114। यह पट्टा समाप्त होने पर बेदखली की कार्यवाही के बाद भी पट्टाकर्ता को पट्टेदार द्वारा बकाया भाटक, ब्याज और मुकदमे के खर्चों का भुगतान करने या न्यायालय के समक्ष समुचित सुरक्षा प्रदान करने पर पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकार देता है। अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने किसी भूमि को पट्टे पर दिया है, अब पट्टे पर दिया है इसका मतलब है कि जो व्यक्ति बी है उसे ए को कोई धनराशि देनी होगी इसके एवज में। अब मान लीजिए कि बी को जो धनराशि देनी थी वह बकाया थी, मान लेते हैं 100 रुपये बकाया थे। अब पट्टे की समाप्ति हो गई तो ए इस संपत्ति पर वापस कब्जा प्राप्त कर लेगा, फिर भी बी को ए को यह बची हुई राशि देनी होगी, इसके लिए बी बाध्य है। इसका वर्णन मिलता है हमको धारा 114 में। धारा 115 अभ्यर्पण और संपहरण का उपपट्टों पर प्रभाव से संबंधित है। यानी कि मान लेते हैं कि कोई दो पट्टे हैं, एक मुख्य पट्टा है और एक उपपट्टा है। अगर यह मुख्य पट्टा समाप्त हो जाता है तो इसका उपपट्टे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह बताता है धारा 115। अब अभ्यर्पण क्या होता है? इसका अर्थ है पट्टे को समाप्त कर देना, और संपहरण का क्या अर्थ है? नियमों के उल्लंघन से या नियमों के उल्लंघन के कारण पट्टा समाप्त हो जाना। धारा 116 अतिधारण का प्रभाव से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति पट्टा समाप्ति के बाद भी कब्जा रखता है तथा किराया देता है और जो दूसरा व्यक्ति है वह उस किराया को लेता है तो वह पट्टा नवीनीकृत माना जाता है। वह नवीनीकरण वार्षिक या मासिक रूप से हो सकता है। धारा 117 कृषि प्रयोजनों वाले पट्टे को छूट, इस बारे में बताता है। यह हमारा अध्याय 5 था। इसके बाद अध्याय 6, 7 और 8 3 अध्याय बचे हुए हैं जिन्हें अगली वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। तो अगली वीडियो में आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि इधर उधर की बातों में ना पड़ें, अपनी स्पीड बनाए रखें। जिस दिन भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। धन्यवाद।